कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, जैसा कि आप कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं कि 5 यूनिट होते हैं, तो 5 यूनिट में आपको टोटल पढ़ना है साइंस का टोटल टर्म। पहले यूनिट में आपका जो केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर है वो 25 मार्क्स का होता है और इसे केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये केमिस्ट्री के अंदर ये यूनिट आता है। ऐसे ही वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो 25 मार्क्स का है वो आपको बायोलॉजी के अंदर आता है। और नेचर ऑफ नेचुरल फिनोमिना और इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, दोनों यूनिट हैं, ये आपके फिजिक्स के अंदर आते हैं, जो कि 12 और 13 मार्क्स के हैं, यानी 25 मार्क्स का ये भी हो जाता है। और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो 5 मार्क्स का आता है, यानी ग्रैंड टोटल अगर हम बात करेंगे थ्योरेटिकल टर्म की तो वो 80 मार्क्स का, और इंटरनल असेसमेंट के नाम पर आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, और टोटल ग्रैंड टोटल अगर हम कर देंगे तो वो 100 मार्क्स का होगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले चैप्टर को, पहले यूनिट को, केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर। केमिकल सब्सटेंस, उसके नेचर एंड बिहेवियर्स के बारे में, जो कि 25 मार्क्स का आता है, और इसके अंदर ये केमिस्ट्री के अंदर आता है, और ये केमिस्ट्री के टोटल 4 टर्मों में यह यूनिट डिवाइड है, यह 4 चैप्टरों में डिवाइडेड है। और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस इंट्रो देख रहे हैं कि सिलेबस कितना है आपका और क्या क्या टर्म्स हमें पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर जो है यूनिट फर्स्ट, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन से टर्म्स हमें पढ़ने हैं उसे देखते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, सेकेंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, थर्ड टर्म पढ़ेंगे हम लोग इंप्लीमेंटेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन के टोटल 8 टाइप्स हैं। वो कौन कौन से हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये टोटल 8 टाइप्स के आपके केमिकल टर्म्स पढ़ने हैं आपको, और उसके बाद एट लास्ट कोरोजन एंड एसिडिटी पर यह समाप्त हो जाता है चैप्टर। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम लोग आज केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सेशन 2025-26 के लिए पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग हमारी है केमिकल रिएक्शन। बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच the two or more substance react with each other to form a new substance with the different properties. Chemical reaction is the process. Chemical reaction एक प्रोसेस है by which, जिसके द्वारा two or more substances, दो या दो से अधिक substances क्या करते हैं? एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद एक न्यू सब्सटेंस को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है। These are the following changes to determine that the following chemical reaction has taken place. कि that the chemical reaction has taken place, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, ये जो कुछ आपके नीचे दिए गए हैं ये कुछ चेंजेस हैं जिससे पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टेक प्लेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला है चेंज इन स्टेट। आपका स्टेट चेंज हो जाएगा जब दो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो वो स्टेट चेंज कर सकते हैं। चेंज इन कलर, कलर में आपको चेंजिंग देखने को मिल सकती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस इवॉल्व होता हुआ नजर आ सकता है। चेंजेज इन टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, और प्रिसिपिटेट भी फॉर्म हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर चेंजेज इन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें लिक्विड मिलता है, वाटर मिलता है। तो देखिए स्टेट चेंज हुआ कि नहीं? दोनों के दोनों गैस थे और प्रोडक्ट हमारा किस में मिल गया? लिक्विड में। चेंज इन कलर, कलर में चेंजिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये मैग्नीशियम के साथ होता है। मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न फ्यूज किया जाता है, यानी इट मींस हीट किया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और वो व्हाइट कलर का हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन जबकि हल्का भूरा रंग का होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होता है, गैस भी निकलती है। चेंजेज इन टेम्परेचर, जैसे आप क्या कर लिए, वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड का टर्म कर लीजिए, चूने को पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसके टेम्परेचर में चेंजिंग हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है जब चूने को पानी में मिलाया जाता है? तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अलग से प्रिसिपिटेट भी फॉर्म होते हुए नजर आते हैं। अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbol and formula। कह रहा है कि ये केमिकल इक्वेशन जो है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है
ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, एंड फार्मूला और फार्मूला। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ इसे हीट कर देते हैं हम, ऐसे सिंबल बना देंगे तो इसको डल पढ़ा जाता है, इसका सेंस होता है कि ये हीट किया जा रहा है, हीट करने पर हमें यह मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट क्या होते हैं? दैट द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक अ पार्ट लेते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है Mg और ऑक्सीजन का, तो Mg और ऑक्सीजन क्या है? हमारे रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट किए हैं तो क्या बना है? हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी प्रोडक्ट बना है। तो प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कह रहा है कि एक नया प्रोड्यूस्ड रिजल्ट जो होता है केमिकल रिएक्शन में बनता है आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। एग्जांपल के तौर पर MgO इज द प्रोडक्ट, और यहाँ आपका MgO क्या है? प्रोडक्ट। तो यहाँ इस केमिकल इक्वेशन में Mg और O रिएक्टेंट है और MgO प्रोडक्ट है। रिएक्शन इन डेली लाइफ, डेली लाइफ के अंदर हम केमिकल रिएक्शन को देखेंगे। डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं? जैसे पहला सावरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का सावर होना, दूध अगर खट्टा होता है तो वो भी केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का बनना, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का ही है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पचना भी, आपका डाइजेस्ट होना भी केमिकल रिएक्शन है। रेसिपिरेशन, जो हम रेसिपिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो रेसिपिरेशन भी हमारा केमिकल रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन भी रस्टिंग, आयरन का रस्ट होना भी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स का बर्न होना भी केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। और राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, आर ऑल ऑफ द केमिकल चेंजेज इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन। ये सारे के सारे केमिकल चेंजेज हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं, हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कह रहा है कि यह जो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड टर्म की अगर हम बात करते हैं तो अनबैलेंस्ड या अनइक्वल नंबर ऑफ एटम, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट, एक एलिमेंट का या एक से ज्यादा एलिमेंट का अगर अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होता है इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, तो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे आपके पास यहाँ ध्यान से एक क्वेश्चन को देखेंगे, इस केमिकल इक्वेशन को देखिए कि H2 + O2 = H2O। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट में है वो हाइड्रोजन के 2 हैं, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ रिएक्टेंट में 2 एटम है, लेकिन यहाँ आपका 1 एटम हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का है। तो इसका मतलब यह एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके लिए एक चार्ट बना लीजिए आप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 टर्म लिख लीजिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 हैं और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? रिएक्टेंट में 2 हैं, लेकिन वहीं प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है 2 है, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो यह आपको पता चलता है कि यह एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। So the above equation is unbalanced chemical equation. It means that an unbalanced chemical equation has unequal masses, various element in the reactant and product. कह रहा है कि यह एक अनइक्वल मासेस रखते हैं, वेरिएबल मासेस को रखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि अगर आपका नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होंगे तो इनके मासेस भी डिफर करेंगे। But we know that according to the law of conservation of mass, लेकिन हम law of conservation of mass के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन में मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहां देखेंगे तो रिएक्टेंट में मास ज्यादा है और प्रोडक्ट में मास कम है। इसका मतलब रिएक्शन में
प्रोडक्ट में मास कम होने का सेंस यह हो गया कि इसका मतलब रिएक्शन में प्रोडक्ट में मास में लॉस आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग यह एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है इसके एटम को। सो दिस मीन्स दैट टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट मस्ट बी, इसका सेंस यह होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का टोटल मास मस्ट बी इक्वल, अवश्य ही होना चाहिए इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। इसका यही मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारा रिएक्टेंट का मास अगर आप निकालेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का आपका 16 और 16 2 32 यानी 34 आ रहा है, लेकिन यहाँ आपका 18 आ रहा है। ये अभी आपका बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि रिएक्टेंट में मास कुछ और प्रोडक्ट का मास कुछ और है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें दोनों के मास को इक्वल करना बहुत जरूरी होता है किसी भी रिएक्शन को बैलेंसिंग को टर्म को करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए। दिस इज द रीजन, यही रीजन है वाई बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। इसी रीजन के कारण किसी भी केमिकल इक्वेशन को हो जाने के बाद बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रिएक्शन हो चुका है लेकिन इसे बैलेंस नहीं हुआ है, इसे बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। और क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ेगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो चलिए अब बैलेंस करना सीखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे आप बैलेंस करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों साइड टर्म के लिए आप अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिख लेंगे। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आपने लिख लिया। आप देखें कि रिएक्टेंट आपका में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट में 2 है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है। और वहीं प्रोडक्ट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 है। इस ऑब्जर्वेशन को देखने से हमें यह पता चलता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर बैलेंस्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो बैलेंस है बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आर अनबैलेंस्ड। तो हमें किसको बैलेंस करना है? सिर्फ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को। इसी को बैलेंस अगर हम कर देंगे तो यह केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा। पहले हम लोगों ने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखा था, अब उसे हम बैलेंस कैसे करेंगे इसे ध्यान दीजिए। आपका एक साइड अगर टर्म की अगर आप ध्यान देंगे तो आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड के लिए 2 था और नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी 2 था, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो था वो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो 2 था लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 आपका था। आपको इसी को बैलेंस करना था। तो आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन को जब बैलेंस करेंगे तो आपका किसमें कमी है? तो कमी आपकी किसमें थी? प्रोडक्ट में कमी थी। तो प्रोडक्ट में कितने की कमी थी? 2 की कमी थी। 1 आपके पास था, 2 की कमी थी, तो आपने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 हो गया। तो आपने यहां क्या लगा दिया? हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको बैलेंस करेंगे तो आप पहले ही आपको मॉलिक्यूल्स को ही बढ़ाना है। तो आप मॉलिक्यूल्स यहाँ 2 टर्म कर दिए तो आपका ऑक्सीजन 2 तो हो गया लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो आपका हाइड्रोजन अगले टर्म के लिए 2 2 जा क्या हो गया? 4। अब जैसे ही आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन क्या हो गया? 4 में चला गया। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखेंगे कि हाइड्रोजन की कमी किसमें है। तो हाइड्रोजन की कमी आपको किसमें दिखाई दे रही है? तो आपको रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 कम दिखाई दे रहा है। तो आप अगर 2 का इसमें फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये रेड वाला टर्म आप ध्यान रखिएगा कि ये रेड वाला टर्म था नहीं, हम अलग से ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई किसमें होगा? रिएक्टेंट में। तो आपका रिएक्टेंट यहां पर है तो यहां पर आप 2 बढ़ा देंगे। तो 2 बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 4 हो गया और प्रोडक्ट में भी 4 हो गया। नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 2 हो गया और प्रोडक्ट में भी 2 हो गया। इस टर्म को अगर हम इसको देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि एबव रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास एक अनदर क्वेश्चन भी है जिसमें आपको दिख रहा होगा FeH2O रिएक्ट किया है तो Fe3O4H2 बना है। अब इसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितना है?
Fe कितना है, नंबर ऑफ Fe एटम 1 है, और प्रोडक्ट में कितना है 3 है। ऐसे ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में कितना है 2 है, और प्रोडक्ट में कितना है 2 है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में कितना है 1 है, और प्रोडक्ट में कितना है 4 है। तो आपको इसे बैलेंस करना होगा, तो एक एक करके बैलेंस कीजिए। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, Fe को बैलेंस करेंगे। तो Fe को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे कि Fe किसमें कम है, रिएक्टेंट में कम है ना, तो Fe में कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का। तो यानी इक्वेशन फर्स्ट में रिएक्टेंट में कितने हम टर्म का मल्टीप्लाई का मतलब ये 3 मॉलिक्यूल्स हम टर्म बढ़ा दे रहा है, तो ये हो गया आपका 3Fe। तो 3Fe प्लस H2O Fe3O4। अब आपका क्या बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस हो गया, और H पहले से ही आपका क्या था, बैलेंस था, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको किसको बैलेंस करना है, आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। तो जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको रिएक्टेंट में ही बढ़ाना है। तो रिएक्टेंट में कितने टर्म बढ़ा देंगे आप, 4। तो रिएक्टेंट में 4 बढ़ाएंगे, तो जहां ऑक्सीजन है उसके सामने आप 4 बढ़ा दीजिए। तो ऑक्सीजन के सामने आपने क्या कर दिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो रेड मैं टर्म लगा रहा हूं वही मैं बढ़ा रहा हूं, तो 4 ऑक्सीजन हमने बढ़ा दिया। तो यहाँ ऑक्सीजन भी इस इक्वेशन में क्या हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो Fe बैलेंस था ही, अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन अब कौन डिसबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। क्यों हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8। इसका मतलब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हो गया आपका 8, और प्रोडक्ट में आपका कितना है 4 ही है। तो इसे आपको बैलेंस करना होगा। तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप क्या कर देंगे, 4 हाइड्रोजन इस टर्म के लिए, यहाँ जो 2 हाइड्रोजन दिख रहा था इसमें, अब ये आपका 4 हो गया, तो इसमें भी आप क्या कर देंगे, 4 बढ़ा देंगे, क्योंकि यह दोनों तरफ बैलेंस था। तो इसमें भी आप 4 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 4। तो इधर भी हाइड्रोजन में 4 बढ़ गया, तो इधर भी हाइड्रोजन में 4 आपका बढ़ गया। अब ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन करके तैयार हो गया, ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है बाय चार्ट आपको बैलेंस करने की प्रोसेस। मुझे जहां तक पता है आपको समझ आया होगा, नहीं तो इसकी एक डायरेक्ट मेथड होती है, उसे हम लोग भी सीखेंगे। अगर आपको चार्ट से समझ में नहीं आ रहा है, बाय चार्ट बना करके नहीं समझ में आ रहा है, तो हम डायरेक्ट मेथड को समझेंगे। वैसे मैंने इसको इजीली समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया हो। कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बट टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर द मेंशन्ड अलोंग देयर केमिकल फार्मूला। किसी केमिकल फार्मूला के को लिखते समय हम उनके स्टेट के बारे में अगर लिख देते हैं, तो उनकी स्टेट से हमें उस केमिकल फार्मूला के बहुत सारे टर्म्स को जानने में मदद मिल जाती है। अगर वह गैस स्टेट में है तो हम उसे स्मॉल g से प्रेजेंट करेंगे, अगर वह टर्म सॉलिड स्टेट में है तो उसे s से प्रदर्शित करेंगे, और अगर लिक्विड स्टेट में वो टर्म है तो L से प्रदर्शित करेंगे। नीचे आप ध्यान से देखिए, Fe H2O, और यहाँ आपका S और ये G। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ Fe के साथ S बनाया हुआ है, इसका मतलब Fe किस टर्म में है, सॉलिड में है। यहाँ H2O किस टर्म में है, अगर आप H2O की बात को ध्यान से देखेंगे तो H2O आपका लिक्विड होता है, L में है, यहाँ H2O लिक्विड है, और Fe3O4 आपका सॉलिड है, और यहाँ हाइड्रोजन क्या है आपका गैसियस फॉर्म है। इंफॉर्मेशन कन्वेज्ड बाय अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, पहला द नेम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। जो आपके रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, उनके नाम आपको मिल जाते हैं, केमिकल नेम आपको मिल जाते हैं। द फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फार्मूला आपको किसी केमिकल इक्वेशन से पता चल जाता है। द रिलेटिव अमाउंट, उसका अमाउंट आपको पता चल जाता है, वो जिसको कि आप मोल में निकालते हैं कि कितने अमाउंट में है वो, ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपको अमाउंट पता चल जाता है। हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, आपको यह भी पता चलता है कि हीट कितना चेंज हो रहा है इस रिएक्शन के ड्यूरिंग। द स्पेसिफिक कंडीशन नेसेसरी फॉर द रिएक्शन, और आपको यह भी पता चलता है कि उसके लिए कोई कंडीशन नेसेसरी है कि नहीं है, कि यह नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा, कि इसे हीट करना पड़ेगा या इसे कोल्ड करना पड़ेगा।
अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो टोटल आपके सिलेबस में ये 8 टाइप के केमिकल रिएक्शन है जिसको कि आपको पढ़ना है, और 4 इसके कंपलसरी केमिकल रिएक्शन होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपके कंपलसरी टर्म में आते हैं। और इन्हीं के पार्ट बन करके जब आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो टोटल ये 8 टाइप के सिलेबस में आपके रिएक्शंस हैं जिनको कि आपको पढ़ना है। आज हम पहला रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और नाम एडिशन रिएक्शन भी है। क्यों इसे कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन कहा जाता है, इसके पीछे का थ्योरी समझिए। ये सेंस ऐसे है कि दोज रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक जब सब्सटेंस कंबाइंस टू, जब वो कंबाइंस होते हैं टू फॉर्म, वो फॉर्म करते हैं अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस को, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस एक साथ कंबाइंड होते हैं तो जो टर्म्स फॉर्म करते हैं उसे ही हम एक सिंगल, इस बात को याद रखिएगा कि 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, 2 or more than 2 सब्सटेंस, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, या दोनों के दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, दोनों कंपाउंड हो सकते हैं, या दोनों के दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड हो सकते हैं। तो वो अगर आप आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद जो फॉर्म करते हैं, सिंगल सब्सटेंस अगर फॉर्म करते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बनाया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म किए हैं। ऐसे बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल को आप बर्न करते हैं तो कोल होता है कार्बन, और कार्बन ऑक्सीजन के टर्म में बर्न होगा तो यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाएगा। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर किसे कहा जाता है, H2 + O2 H2O आपका फॉर्म होकर के निकल करके सामने आता है, तो वाटर फॉर्म होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर को फॉर्म करते हैं। ऐसे ही आपका कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, इसका मतलब बुझा हुआ चूना, यानी जो चूना है, बुझा हुआ चूना नहीं, सूखा चूना, जब चूने को आप पानी में डालते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है, वर्ग्यूसिली होता है, बहुत तेजी के साथ वो रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, प्रोड्यूसेस सेलेक्ट लाइम, और वो चूने का पानी प्रोड्यूस करते हैं। CaO + H2O आपका मिल करके CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट जनरेट करते हैं। ऐसे ही ये टर्म आपके हो गए, और ये CaOH होल ट्वाइस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी आपको मिल जाएगा। सेलेक्ट लाइम इज यूज्ड टू व्हाइट वॉश ऑफ द वॉल्स, जो सेलेक्ट लाइम होता है, चूने का पानी होता है, उसे हम क्या करते हैं, वॉल का व्हाइट वॉश करने के लिए यूज किए जाते हैं। सेलेक्ट लाइम व्हेन अप्लाइड on the walls, they react with the slowly carbon dioxide with the air and shiny layer of the CaCO3, और जैसे ही आप इसे दीवार पर पेंट करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद एक शाइनी लेयर बना देता है। तो इसीलिए जब भी आप चूने को किसी पेड़ पर या किसी दीवार पर पेंट करते हैं तो कुछ समय बाद उसमें साइन आ जाता है, तो वो साइन इसलिए आता है क्योंकि वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है और वाटर एक्सट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से चूना हमें सूखा हुआ दीवार पर प्रतीत होता है। पेड़ पौधों पर आपने अक्सर दिवाली में पेड़ पौधों को रंगा होगा तो आप सिलेक्ट लाइम को देख रहे होंगे। तो ये आपका एग्जांपल से कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। कंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? और डीकंपोजिशन रिएक्शन इज एक डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है इज अ केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन, टूट जाता है इनटू 2 or more सिंपलर सब्सटेंस, 2 or more than 2 सिंपलर सब्सटेंस। जब कहीं भी एक सिंगल सब्सटेंस 2 or more than 2 सिंपलर सब्सटेंस में अगर टूट जाता है तो उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि कोई एक सिंगल कंपाउंड डिकंपोज होकर के 2 या 2 से ज्यादा यानी 2 or more than 2, 2 या 2 से अधिक सिंपलर कंपाउंड में टूट जाता है तो हम उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ध्यान से यहां देखिए, CaCO3 एक सिंगल कंपाउंड है
और ये दो अलग अलग टर्म में टूट गया, दो अलग अलग सब्सटेंस में टूट गया है। ऐसे ही PbNO3 को हम जब हीट किए हैं तो ये तीन अलग अलग सब्सटेंस में टूट गया है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोज हुआ है। एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होकर के तीन अलग अलग कंपाउंड या सब्सटेंस में ब्रेक हो गया है, तो इसीलिए यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन के तीन टाइप हैं। ऐसा थर्मल डिकम्पोजिशन, बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सा डिकम्पोजिशन होता है? व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज आउट बाय हीटिंग। कोई भी ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट करने के बाद डिकम्पोज होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये हीट करने के बाद डिकम्पोज हो रहे हैं। जैसे CaCO3 हीट करने के बाद डिकम्पोज होता है, FeSO4.7H2O ये भी हीट करने के बाद डिकम्पोज हुआ है, और FeSO4 को भी डिकम्पोज करने के बाद ये हुआ है। अब बात करते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ऐसा ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट, हमसे नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि फोटोकेमिकल फोटोसिंथेसिस, फोटो शब्द जहां आता है वहां हम सनलाइट से ही टर्म को ऐड कर लेते हैं। तो यहां देख रहे हैं फोटोकेमिकल है। इफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट कैरी आउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर कोई भी सनलाइट किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट करती है, इट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो ऐसा कोई भी केमिकल या डिकम्पोजिशन, कौन सा केमिकल डिकम्पोजिशन कहलाता है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहलाता है। जैसे 2H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड फॉर्म में है, जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो वाटर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग रिलीज हो जाती है। ऐसे ही आपके साथ AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड पर भी जब सनलाइट पड़ती है तो सिल्वर अलग और ब्रोमाइन अलग हो जाता है। ऐसे ही AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड पर भी जब सनलाइट इफेक्ट डालती है तो सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग हो जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कौन सा डिकम्पोजिशन होता है? ऐसा डिकम्पोजिशन इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू, जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है टू कैरी आउट करने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखिए वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं तो वो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, ये दो अलग अलग टर्मों में डिकम्पोज हो जाती है। तो यह है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने बात किया है दो और रिएक्शन, हम लोगों ने जब रिएक्शन के टाइप की बात की थी तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसके बाद डिकम्पोजिशन और, ऐसे कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हमने बात किया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद थर्ड हमारा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके विषय में बात करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन वेयर इन द एटम आर अ सेट ऑफ एटम्स। करा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिनमें एक एटम या एक एटम का पूरा सेट इज होता है डिस्प्लेस्ड अनदर एटम, जो कि किसी अनदर एटम से डिस्प्लेस्ड हो जाता है इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर। तो हम ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके सिंपलर भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट, ये आपके मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तो व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसीलिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का हमने एक प्रारूप दे रखा है। इससे पहले आप शॉर्ट वीडियोस में जाएंगे तो आपको पहले से ही मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का तरीका आपको बताया गया है और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड बताया गया है। तो आप वहां से देख लेंगे कि ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल हुआ है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। पहले इसके फॉर्म को देखते हैं कि आपके मान के चलिए ये A जो है हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, हाई रिएक्टिव मेटल है, और ये BC जो है लेस रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड है। तो इसमें से A जो है लेस रिएक्टिव के कंपाउंड में से, लेस रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड में से इस मेटल को B को डिस्प्लेस करके ये फॉर्म कर लेगा AC, और यहाँ B को डिस्प्लेस कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां ध्यान से देखिए, यहां आपका Fe है, Fe आपका फेरस, तो यहां आपका ये फेरस
ये आपका फेरस है, फेरस कापर सल्फाइड, कापर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो कापर सल्फेट के साथ यह कापर को डिस्प्लेस करेगा। क्यों रीजन ये हम वन टर्म में दिखा दे रहे हैं कि फेरस की प्लेस वैल्यू इसके नीचे बहुत कम है। देखिए कापर से बहुत नीचे है फेरस, कापर फेरस से बहुत नीचे है, जिसकी वजह से यह आसानी से इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो Fe डिस्प्लेस करके Cu का प्लेस अचीव कर लेगा और वो FeSO4 बनाएगा और Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ये डिस्प्लेसमेंट वन टाइम हुआ है, इसीलिए ये सिंपल वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाता है, या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके और एग्जांपल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। AgNO3 है, वो देखिए AgNO3 को कापर क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया है। क्योंकि ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कापर के नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में कापर जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है देन सिल्वर। तो सिल्वर से मोस्ट रिएक्टिव होने की वजह से कापर डिस्प्लेस कर देता है किसको, सिल्वर को। तो यहाँ कापर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद का यहाँ सिल्वर नाइट्रेट से वो कापर नाइट्रेट बना लेता है और सिल्वर हमारा क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ऐसे ही Fe की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन को ये रिलीज करता है और ये फेरस जो है पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है और H2O को H2 को अलग कर देता है। तो ये हो गए आपके एग्जांपल आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहा जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में टू कंपाउंड रिएक्ट बाई, दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं बाई एक्सचेंज ऑफ आयन, वो एक दूसरे के आयंस को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं टू फॉर्म, और वो फॉर्म करते हैं टू न्यू कंपाउंड, दो नए अलग कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तो ऐसे भी किसी भी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके फॉर्मेट को आप समझने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं कि आपके पास मान के चलिए एक कंपाउंड है AB और एक कंपाउंड आपके पास है CD। ये जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो A D को एक्सचेंज करके C को एक्सचेंज कर लेगा और C B के साथ B जो है C जो है B के साथ एक्सचेंज में आ जाएगा और ये आपको ऐसे फॉर्म करके दिया जाएगा। तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ सोडियम जो है वो कुल Ba को डिस्प्लेस किया है, तो जैसे ही Ba को डिस्प्लेस किया है, Ba किसका प्लेस ले लिया है, सोडियम का प्लेस ले लिया है। तो दो कंपाउंड हमारे बन गए, सोडियम सल्फेट कन्वर्ट हो गया सोडियम क्लोराइड में और बेरियम क्लोराइड कन्वर्ट हो गया बेरियम सल्फेट में। ऐसे ही ध्यान से देखिए दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसी वजह से ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। और यहां ध्यान से देखेंगे तो आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कापर ही सिर्फ डिस्प्लेस होकर के आया है। Ag के साथ कोई नया कंपाउंड बना नहीं है Ag का, वो Ag सिंगल फॉर्म में है। लेकिन यहां देखिए नया कंपाउंड बन रहा है। ऐसे ही यहां देखिए Ag Na के साथ टर्म में आया, तो यहाँ Na डिस्प्लेस करेगा किसको, सिल्वर को। क्योंकि Na जो है आपका मच रिएक्टिव एलिमेंट है, मच रिएक्टिव मेटल्स है, हाई रिएक्टिव मेटल इसको कह सकते हैं। तो हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करने के बाद Ag प्लेस ले लेगा किसका, सोडियम का। तो सोडियम का प्लेस लेगा तो यह जो है सोडियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट में और सिल्वर नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड में। यहां देखिए पोटेशियम आयोडाइड है, ये आपका पोटेशियम आयोडाइड है और यहाँ Pb है। तो Pb पोटेशियम जो है Pb को डिस्प्लेस किया तो यह बना लिया पोटेशियम नाइट्रेट और Pb आकर के I का टर्म ले लिया तो यहाँ लेड आयोडाइड बन गया। तो ये दो टर्म आपके यहाँ मिल गए, यहाँ दो बार एक्सचेंज हुआ है, इसीलिए ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखिए एक और बात, अगर आपको इसको पहचानना है तो इसकी पहचान के तरीका यह भी है कि आपके यहाँ डबल डबल कंपाउंड बनते हैं। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि दो आयन से एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं तो दो नए हमें कंपाउंड मिलते हैं। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं तो वहां हमें कंपाउंड सिर्फ सिंगल ही मिलता है, अनदर हमको सिंगल हमारा एलिमेंट मिल जाता है, सिंगल एलिमेंट मिलता है, कंपाउंड एक ही फॉर्म होता है। तो इससे भी पहचान सकते हैं कि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और यह डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डबल डबल नए कंपाउंड आपको आफ्टर एक्सचेंज आयन मिलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, the reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction। ऐसा रिएक्शन जब रिएक्शन
काजेड होता है और प्रोडक्ट बनता है तो उस समय हीट रिलीज होती है। जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसके साथ हीट रिलीज होती है, उसे ही हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट मीन्स ऐसे समझिए कि कोई भी रिएक्शन, अगर वो रिएक्शन हो रहा है तो आफ्टर रिएक्शन जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है उस समय हीट अगर वो रिलीज कर रहा है उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ मेथेन, मेथेन का ऑक्सीडेशन। मेथेन को जब ऑक्सीडाइज आप करेंगे यानी इसको हीट करेंगे, जैसे ही आप उसको बर्न करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इस ऐसे सेंस में कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट आर इसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। यानी किसी भी पार्टिकल को अगर आप कंबस्ट करेंगे, कोई भी टर्म है अगर वो कंबस्टाइल है और आप उसका कंबशन करा रहे हैं तो हीट और लाइट आपको मिलेगा, दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे पेपर है, पेपर को आप बर्न कर देंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिए तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। रेसिपिरेशन, रेसिपिरेशन भी हमसे पूछा है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछा है कि रेसिपिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेसिपिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसे एक्सप्लेन करना है। तो हम जानते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म फ्रॉम ग्लूकोज। कह रहा है कि जो फूड होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है फॉर्म ग्लूकोज, वो ग्लूकोज को फॉर्म करता है। जैसे ही हम जो फूड करते हैं, जो भी हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी फूड हम निगलते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, तो वो जब डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद क्या फॉर्म बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और वो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज देन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, वो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये देखिए एनर्जी चूंकि हीट होती है, हीट और लाइट होती है, और उसे ही हम एक्सोथर्मिक कहते हैं क्योंकि हीट वो रिलीज करेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट। कह रहा है कि जो वेजिटेबल्स होते हैं वो कंपोस्ट में जब डिकम्पोज होते हैं तो वो भी हीट को प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट टू कंप्लीट द रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज करने के बजाय आपको क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। अगर वो एनर्जी प्रोडक्ट फॉर्म करते समय रिलीज होती है तो वो एक्सोथर्मिक है, और जिसमें एब्जॉर्ब्ड होती है, जिसे एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन टर्म के लिए। तो अब आप इसका एग्जांपल देखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी फॉर ब्रेकिंग डाउन इनटू द रिएक्टेंट, देयरफॉर दीज आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी आपके लगभग डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, नियर अबाउट जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उन सबको एनर्जी की जरूरत होती है डिकम्पोज होने के लिए। यहाँ आपको दिया हुआ है तो वो आपका एग्जांपल हो गया है। देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड है और ये NH4Cl है। जब ये ब्रेकडाउन होते हैं तो बेरियम क्लोराइड अमोनियम टर्म में टूट जाते हैं और वाटर को रिलीज करते हैं, तो इसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे ही डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की जरूरत होती है। जब वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या है, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आप सेंस ऐसे समझिए कि जो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी को जरूरत होती है, एनर्जी रिजॉर्ब करती है। ध्यान दीजिए, जैसे एग हुआ, एग को अगर आप बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के लिए, एग को बॉयल करने के लिए एनर्जी देते हैं कि उससे लेते हैं? एनर्जी आप देते हैं तभी तो एग बॉयल होता है। आइस जो होती है वो पिघलती है, तो आइस पिघलती है तो उसे गर्म करते हैं तभी तो वो आइस पिघलती है। आइसक्रीम आपकी पिघल जाती है, इसका मतलब वो टेम्परेचर एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो सारे के सारे क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सो व्हाई दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जो आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के बाद एक्स्ट्रा मिलता हो, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। द रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म,
कह रहा है कि जब भी कोई रिएक्शन हो और रिएक्शन के बाद अगर आपको कोई ऐसा सॉल्वेंट या कोई प्रोडक्ट मिल जाए जो कि इनसॉल्युबल हो, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। एंड द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रिसिपिटेट, और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां ध्यान दीजिए, सोडियम क्लोराइड को हम अगर रिएक्ट कराते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, सोडियम क्लोराइड जब आप रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जब आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलता क्या है, सोडियम नाइट्रेट एंड AgCl। अब ये जो आपका AgCl है यही हमारा प्रिसिपिटेट है, यह एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, तो इसे हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहेंगे। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें आपका सोडियम, जिसमें आपको कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस टाइप में मटेरियल मिलता है तो वो सारे के सारे आपके प्रिसिपिटेट रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप आगे भी पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में, यहां भी हम लोग बात करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की सिंपल सी डिफिनेशन है कि जब कोई एसिड, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस, कोई भी एसिड अगर बेस के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो वो साल्ट बनाएगा और वाटर को फॉर्म करेगा। हीट कोई जरूरी नहीं है, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म्ड होता है। इस प्रोसेस को ही हम, चूंकि साल्ट न्यूट्रल होता है इसलिए इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब कभी भी आप एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट और वाटर फॉर्म्ड होगा, इसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों न्यूट्रल नाम आता है, क्योंकि साल्ट न्यूट्रल फॉर्म होता है, ना तो वो उसमें कोई आपका पॉजिटिव नेचर होता है ना ही कोई नेगेटिव नेचर का टर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पर HCl आपका एसिड है, ये आपका एसिड है और ये आपका एक बेस है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया, आपका सोडियम क्लोराइड बनाया जिसे हम साल्ट कहते हैं और वाटर फॉर्म किया। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन किसे कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का सेंस यहाँ आपका दो टर्म होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कीजिए, आर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का रिमूवल। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्म करता है, जैसे ही यहाँ हुआ है। तो ध्यान दीजिए यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड नहीं है, लेकिन यहाँ जब रिएक्शन हुआ है तो प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो गया है, ऐड हो गया है, इसलिए यह कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं या ऑक्सीडेंट क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच ऐड ऑक्सीजन आर हेल्प टू रिमूव हाइड्रोजन, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऐड करने में आपकी हेल्प करता हो या हाइड्रोजन को रिमूव करने में आपका हेल्प करता हो, इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहे जाते हैं। हेल्प इन ऑक्सीडेशन बट रेड्यूसेस इटसेल्फ, वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, रेड्यूस कर लेते हैं। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन हमारा ऑक्सीडाइजिंग, ऐसा कोई भी एजेंट हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब बात करते हैं रिडक्शन का। आप अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा, और वहां आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। इट मीन्स ऐसा दैट रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और अगर हम रिडक्शन की बात करेंगे तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखिए इस प्रोसेस में, यहां आपको CuO में आपको O दिख रहा है और O यहां रिमूव हो गया है, देखिए यहां तो O है, यहां आपका नहीं है, तो इसका O नहीं है तो यह कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसलिए यह रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है।
अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? एनी सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या तो जो ऑक्सीजन को रिमूव करता हो, आर एड्स हाइड्रोजन, या जो हाइड्रोजन को ऐड करता हो, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे H2S में देखिए, ध्यान दीजिएगा, H2S और यहाँ O2 है, तो यहाँ आप H2 के साथ O के टर्म में यहाँ आकर के जुड़ रहा है। फिर यहाँ देखिए CuO में C है, तो C कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, तो कार्बन हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को रिमूव किया है ना, यहाँ देखिए कार्बन यहाँ मोनो ऑक्सीजन को छीन लिया है, यहाँ ऑक्सीजन को क्या कर लिया? अपने साथ अटैच कर लिया है, तो कार्बन हमारा यहाँ कौन सा एजेंट हो जाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो सब्सटेंस क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। यहाँ FeO में CO दिया हुआ है, देखिए CO क्या किया है? FeO से वो ऑक्सीजन टर्म में आ गया है, तो इसे हम रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पर करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा, रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है या ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे इस बेसिस, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ये कैसे होते हैं। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस भी प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। अब बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? The chemical reaction in which the oxidation and as well as reduction take place simultaneously। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों उसे रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सारे जितने भी हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के, इसीलिए एक एग्जांपल को मैंने नहीं लिखवाया है, डबल डिस्प्लेसमेंट के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो लगभग सारे के सारे रेडॉक्स रिएक्शन में आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता है? फूड मटेरियल कॉन्टेनिंग फैट एंड ऑयल, कोई भी ऐसे मटेरियल जिनमें, फूड मटेरियल जिनमें फैट और ऑयल कंटेन होता है, व्हेन लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए अगर हम उन्हें लेफ्ट कर देते हैं, बिकम रैंसिड, तो वो रैंसिड हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? रैंसिडिटी कहते हैं। इससे कोई भी फूड मटेरियल्स जो होते हैं उनकी स्मेल और टेस्ट जो होती है ना, वो चेंज हो जाती है, यानी हम वो फूड मटेरियल बोलते हैं कि खराब हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बात करें तो चिप्स ले लीजिए। चिप्स के पैकेट को अगर आप बाहर निकाल करके, फाड़ करके अगर कुछ देर तक रख देंगे, तो वो रेंसिड हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाएगा या अनदर किसी भी ह्यूमिड मटेरियल के कांटेक्ट में आ जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? रेंसिड हो जाएगा। उसका टेस्ट बदल जाएगा, उसकी अपनी क्वालिटी बदल जाएगी। तो हम कहते हैं कि उस समय फूड क्या कर लिया है? ऑक्सीडाइज हो गया है, वो ऑक्सीजन को प्रिजर्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन के बारे में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी आपका मटेरियल है जो कि जिसमें फैट और ऑयल मिले हुए हैं, तो ऐसे फूड मटेरियल को रेंसिड होने से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? तो सबसे पहला है कि हम इसमें ऐड कर देते हैं, प्रिवेंट होने से बचाने के लिए, सोडियम बेंजोएट। किसी भी मटेरियल को रेंसिड होने से बचाने के लिए हम उसमें सोडियम बेंजोएट मिक्स कर देते हैं, या BHA BHT का यूज कर देते हैं। BHA का मतलब होता है वेंटिलेटेड हाइड्रोक्सिल नोसोल, और BHT का होता है वेंटिलेटेड हाइड्रोक्सी टालुइन। ये BHA और BHT है आपका। और यूजुअली चिप्स पैकेट्स आर फ्लश्ड विथ द नाइट्रोजन गैस। और अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश कर दिया जाता है। इसीलिए आप जो भी चिप्स वगैरह के पैकेट देखते होंगे उसमें एक अलग से आपका स्पेस होगा, और उसमें आप कहते हैं कि इसमें हवा भरी हुई है, एयर मौजूद है। तो वो एयर एक्चुअल में क्या होता है? वो नाइट्रोजन गैस होती है। और वो दो काम हो जाता है ऐसे कंपनियों के पीछे कि एक तो पहले उसका साइज बढ़ जाता है और हमारा मटेरियल भी प्रिजर्व्ड हो जाता है, खराब नहीं होता।
अब हम बात करेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है? द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स, कोई भी मेटल्स का डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब उसके मासेस में, उसके टर्म में कमी आने लगती है, डिग्रेड होने लगता है, बाई एक्शन ऑफ एयर, या तो वो एक्शन एयर के एक्शन किया हो, मॉइस्चर नमी का ऑन देयर सरफेस, या मॉइस्चर जो हुआ है किसी भी सरफेस पर, अगर किसी भी मेटल में, कोई भी आपके पास मेटल हो और उस मेटल वो जो है एक्शन ऑफ एयर किया हो, एयर के साथ एक्शन किया हो, रिएक्शन किया हो, या मॉइस्चर उसके सरफेस पर आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है? कोरोज्ड हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। किसी भी मेटल्स के डिग्रेडेशन जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो एयर के कांटेक्ट में आ गया हो, नहीं तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से उसका डिग्रेडेशन हो जाता है मेटल्स का, उसे हम कहते हैं कोरोजन। एग्जांपल, आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका होता है फेरस। फेरस जो है ऑक्सीजन और वाटर, फेरस जो आपका है ये ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आकर के ये जो है आपका बना देता है फेरिक ऑक्साइड, और इसे ही आप क्या बोलते हैं? रस्टिंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। यानी किसी भी लोहे को अगर वायु के कांटेक्ट में रख देंगे, एयर के कांटेक्ट में रख देंगे और वाटर के कांटेक्ट में रख देंगे, इन दोनों में से किसी एक या दोनों के कांटेक्ट में अगर आप रख देते हैं तो आप का जो आयरन होता है वो क्या हो जाता है? रस्ट होने लगता है, जिससे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। क्योंकि उस आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर जम जाता है, जो कि उस मेटल का क्या कर, जो आयरन को क्या कर देता है? डिग्रेडेट कर देता है। प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी भी मेटल के लिए ही नहीं, आयरन के लिए नहीं, किसी भी मेटल्स के लिए अगर आप उसे प्रिवेंट करने से बचाना चाहते हैं, आप रस्टिंग करने से बचाना चाहते हैं, कोरोज होने से बचाना चाहते हैं, तो आप इन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। पहला प्रोसेस, किसी भी कोरोजन को अगर आपको रोकना है तो आप उस पर पेंट कर दीजिए, बाई पेंटिंग। पेंटिंग कर देंगे तो आपका कोरोजन नहीं होगा, बहुत धीमा हो जाएगा। बाई ग्रीसिंग और ऑयलिंग, या किसी भी मेटल्स पर आप ग्रीस लगा दीजिए या ऑयलिंग कर दीजिए, उससे भी कोरोजन प्रिवेंट हो जाता है। बाई गैल्वेनाइजेशन, ये गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस आता है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है इसके विषय में बात करते हैं। किसी भी मेटल्स के ऊपर जिंक, जो जिंक होती है उसकी डिप्लेटिंग लेयर चढ़ा दी जाती है। आयरन के ऊपर डिप्लेटिंग लेयर अगर आप जिंक की चढ़ा देंगे तो वो ऐसे समझिए कि मान के चलिए ये आपका आयरन का एक रॉड है, और इस आयरन के रॉड के ऊपर आप जिंक जो है, जिंक की एक कोटिंग कर देंगे, डिप्लेटिंग कहा जाता है इसे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा कोटिंग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कोटिंग कर देंगे तो अंदर आयरन हो जाएगा और बाहर आपका जिंक हो जाएगा, और जिंक ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, जिसकी वजह से वो आयरन को कोरोज्ड होने से रोक देगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन।